हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब। पिछली बार हमने डीएनए के बारे में बहुत सारी बातें की थी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। लेकिन इतनी सारी बातों में हमें ये समझ में आया कि अभी भी यहाँ तक पहुँचने के बाद भी लोगों को पता ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। इसके लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए और आज हम वही एक्सपेरिमेंट्स लेंगे और साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी थोड़ा सा डरावना है, रेप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करें। सो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है फ्रेडरिक ड्रिफ्ट का, जो उन्होंने 1928 में किया था और उन्होंने बात की थी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe को लेकर। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe वही है जो न्यूमोनिया कॉज करता है। अब इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने कल्चर किया प्लेट पे और तब उन्होंने दो स्ट्रेन निकाले। एक तो था एस स्ट्रेन और एक था आर स्ट्रेन, यानी रफ और स्मूथ। स्मूथ स्ट्रेन क्यों स्मूथ था? क्योंकि उसके ऊपर एक म्यूकस की कवरिंग थी, म्यूकस का कोट था और वो म्यूकस था पॉलीसैकेराइड का। जब रफ स्ट्रेन लगाया गया, माउस को इंजेक्ट किया गया, तब माउस बच गया। लेकिन जब स्मूथ लगाया तो वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन जब इन्होंने हीट किल्ड करके स्मूथ स्ट्रेन लगाया तो वो माउस फिर बच गया। और जब उन्होंने मिक्स किया रफ स्ट्रेन को और हीट के स्मूथ स्ट्रेन को, तब माउस की डेथ हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि कुछ ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था रिस्पॉन्सिबल, जिसने आर स्ट्रेन को किलर स्ट्रेन बना दिया, यानी वायरल स्ट्रेन बना दिया। अब ऐसा क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन? उसके लिए फिर और आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसके अंदर आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, वो था ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्थी का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिपिड, शुगर और हीट किल एस सेल्स लिए और इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक में डाला प्रोटीनेज जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा, एक में डाला आरएनएज जो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा और डीएनएज जो डीएनए को करेगा। अब फिर आर सेल्स डाल दिए तीनों में। फिर उन्होंने लिखा कि एक में तो एस सेल्स अपीयर हो रहे थे, दूसरे में भी एस सेल अपीयर हो रहे थे, लेकिन थर्ड वाले में कोई भी एस सेल्स नहीं थे। इसका मतलब जब उन्होंने डीएनए को किल किया तो एस सेल्स की डेथ हो गई थी। हमने फर्स्ट वाले में हीट किल एस सेल्स देखे, वापस से जिंदा हो गए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं था लेकिन डीएनए तो था और उस डीएनए जो आर सेल्स हमने दिया उसी से एस सेल वापस जिंदा हो गए, वापस अपीयर हो गए। यहाँ पे आरएनए नहीं था लेकिन डीएनए था और डीएनए से ही वापस एस सेल्स आ गए। यहाँ पे हमने डीएनए को ही खत्म कर दिया। जब डीएनए खत्म हो गया तो एस सेल्स कहाँ से आएंगे? वो वापस जिंदा नहीं हो पाए। इसका मतलब क्या था कि वो डीएनए था जो कि ये ट्रांसफॉर्म वाला काम कर रहा था। इसके अलावा एक और हुआ एक्सपेरिमेंट कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब एक चीज होती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के ऊपर मैंने एक पूरा आर्टिकल भी लिखा है, आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग पे। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया पे अटैक कर देते हैं और फिर उसके डीएनए को अपने हिसाब से काम में लेते हैं और बेचारा बैक्टीरिया जो होता है वो फिर वायरसेस बनाना शुरू कर देता है। बैक्टीरियोफेज का कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक तो सल्फर लेबल प्रोटीन कैप्सूल लिया और एक जो डीएनए था उसको फॉस्फोरस लेबल कर दिया। यहाँ पे तो इन्हें प्रोटीन को सल्फर से किया और यहाँ पे फॉस्फोरस लेवल डीएनए को लिया। अब दोनों को ई कोलाई में इन्फेक्ट करवा दिया, ये हो गया इन्फेक्शन। फिर जब उन्होंने ब्लेंड करके इसको बाहर निकाला, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो फर्स्ट वाले में सल्फर डिटेक्ट नहीं हुई, सिर्फ ऊपर ऊपर ही डिटेक्ट हुआ और यहाँ पे फॉस्फोरस डिटेक्ट हुआ सेल्स में। अब फॉस्फोरस किस में था? डीएनए में। तो डीएनए वाला फॉस्फोरस जो था वो सेल्स में डिटेक्ट हुआ, लेकिन फॉस्फोरस सुपरनेट में नहीं आया, यानी ऊपर ऊपर नहीं आया वो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ कि जो फॉस्फोरस था वो डिटेक्ट हुआ सेल्स में, सेकेंड पार्ट में, क्योंकि वो जो फॉस्फोरस था वो नई नई सेल्स में पहुंचता जा रहा था, वो कोई सुपरनेट में बाहर नहीं निकला, वो सेल्स के अंदर पाया गया।
जबकि यहाँ पे जो सल्फर था वो सेल्स में नहीं मिला। इसका मतलब जो नई सेल्स थी उनमें कोई सल्फर नहीं था, वो तो बाहर आ गया क्योंकि वो प्रोटीन पे था। तो ये डीएनए ही था जो ट्रांसफर हो रहा था आगे आगे सेल्स के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, और अब ये कंडीशन थी कि जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। हमारे सामने तीन चीजें हैं, एक है डीएनए, एक है आरएनए और एक है प्रोटीन। हम अभी तक तो समझ गए कि हाँ डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग और भी थे जो कह रहे थे कि नहीं आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। वैसे भी आरएनए कई वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। और इसके अलावा आरएनए के और भी फंक्शन है, मैसेंजर बन सकता है, एडेप्टर बन सकता है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन काम प्रोटीन के बस का तो नहीं है, लेकिन हाँ रेप्लिकेशन दोनों कर सकते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। सेकेंड क्राइटेरिया आता है केमिकली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए, जिसमें डीएनए फुलफिल करता है। क्यों? क्योंकि जो आरएनए होता है उसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है T' पर, और ये बहुत रिएक्टिव होता है। इसके अलावा एक कैटालिटिक भी होता है आरएनए, कई जगह आप देखेंगे एंजाइम्स होते हैं आरएनए के। तो ये जो है ये स्टेबल नहीं है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है। म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन यानी अपने आप को चेंज करना अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तो वो दोनों कर सकते हैं, लेकिन आरएनए ज्यादा अच्छे से म्यूटेट कर पाता है। अच्छा एक चीज और है कि स्ट्रक्चरली डीएनए जो स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी के लिए थायमीन भी जिम्मेदार है, नाइट्रोजन बेस्ड थायमीन। और वो कैसे है वो हम आगे के चैप्टर्स में लेंगे। सो हम बात कर रहे थे कि जो आरएनए है वो ज्यादा म्यूटेट कर सकता है। इसके अलावा एक्सप्रेस कौन कर सकता है? मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में। तो आरएनए जो है वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। सो दीज आर द कंडीशंस, कुछ आरएनए फुलफिल कर रहा है, कुछ डीएनए फुलफिल कर रहा है। Application, the very famous Michelson and Stahel experiment। इसमें आपको पूरा नाम याद रखना पड़ेगा, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉहल। और कब किया था? 1958 में। अब इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या था कि ई कोलाई इन्होंने ली और उन्होंने एक ऐसा मीडियम लिया जहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का जो N था वो 15 था, यानी वो एक हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का। उसमें उसको ग्रो कराया, तो उसके अंदर वो जो N था वो 15 इनकॉर्पोरेट हो गया। और उसके बाद इन्होंने उसको कराया N14 मीडियम के साथ, जो N14 था ई कोलाई वाला, उसके साथ इसको ग्रो करवाया। अब N15 का एक खासियत ये होती है कि आप उसको सीजियम क्लोराइड के साथ उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि चलो अभी तो N15 ही चल रहा है, उसके बाद 20 मिनट्स बाद जब ई कोलाई का आगे डबलिंग हुई, तब इन्होंने देखा हर 20 मिनट्स में लिया, क्योंकि हर 20 मिनट्स में उसकी डबलिंग होती है। सो यहाँ पे N15 और N14 का एक हाइब्रिड मिल गया इनको। उसके बाद में लाया तो और हाइब्रिड्स मिलते गए। इसका मतलब क्या था कि डीएनए जो था वो रेप्लिकेट हो रहा था, लेकिन एक तो पुराना था और एक नया था, यानी इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में ये डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था। इसका मतलब कुछ तो था, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था। अब नेक्स्ट हम आते हैं वेरी ओन हमारा प्यारा, और वो है रेप्लिकेशन। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, लेकिन पहले मैंने इसको सिंपल फॉर्म में बताया है। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी कि इसके अंदर 3' और 5' एंड्स होते हैं, कभी भी 3' एंड इस तरफ नहीं होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं वो लोग कई बार। और आपके स्ट्रक्चर में वो ये कर देंगे कि आप स्ट्रक्चर बताइए डीएनए का कौन सा सही स्ट्रक्चर है, तो यू शुड नो दिस। अब यहाँ पे एक होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जहाँ पे कंटिन्यूअसली बनता रहता है डीएनए, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जहाँ पे होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो कि सिंथेसाइज होते हैं 5' 3' डायरेक्शन में। इसको तो कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीड करना मतलब जो आगे बढ़े, तो ये आगे बढ़ता रहता है, कंटिन्यूअस होता है। ये नाम ध्यान रखना है, एक लीडिंग, इसको लीडिंग भी कहेंगे और कंटिन्यूअस भी, और इसको डिसकंटिन्यूअस भी कहेंगे और लैगिंग स्ट्रैंड भी। अब एग्जैक्ट पिक्चर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात की थी, तो ये शॉर्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेचेस होते हैं जो बनते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो भी लैगिंग स्ट्रैंड में, और बाद में जो लाइगेज एंजाइम है वो उनको जोड़ देता है और पूरा एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना देता है।
अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं टोको आइसोमेरेसिस से। टोको आइसोमेरेस जो होता है रिलीव करता है स्ट्रेस डीएनए से, क्योंकि अनवाइंडिंग चल रही है, और बाय कॉजिंग ब्रेक्स एंड रिलीजिंग द डीएनए। अब यहाँ पे ब्रेक्स करेगा और ये रिलीज करता जाएगा। जो ये अनवाइंडिंग चल रही है ना यहाँ पे, इसकी अनवाइंडिंग ये टोको आइसोमेरेस करता है। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं दोनों स्ट्रैंड्स। फिर यहाँ पे प्राइमर्स आता है। आरएनए प्राइमेज जो होता है वो आरएनए प्राइमर बनाता है। इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ऐसे कहीं से भी शुरू नहीं होता, वो वहीं से शुरू होता है जहाँ पे प्राइमर्स होते हैं, और वहां से फिर ये आगे बनता है। लाइगेज है, ये आपस में जोड़ने का काम करेगा। ऐसी हेलिकेज है, ये हेलिकेज को रिमूव करेगा बॉन्ड को जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में होते हैं। तो इस तरह सारे वर्क करते हैं। अब ये ऐसे तो एक डायग्राम तो ठीक है, बट आपको हर एंजाइम का फंक्शन जानना होना चाहिए। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, और इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं ये। इसमें वो सारे एंजाइम्स हैं जो वर्क करते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में ये सारे एंजाइम्स होते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर और होते हैं, जैसे टेलोमेरेज भी हो सकता है उसके अंदर। तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन है, ये एक्स्ट्रा है। अगर आपको याद करना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप रेप्लिकेशन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो विद देन हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।